Okay, students, so let me start our today's lecture. The topic of today's lecture is the wave function and in its interpretation. हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि वेव फंक्शन क्या होता है और उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। ये हमने जो इसका जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी देखा है। इसमें जो कंटेंट्स है, इसमें जो वेव फंक्शन क्या होता है, बोर्ड ने जो इसकी इंटरप्रिटेशन की थी वो क्या है, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या है, वो तमाम चीजें हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की, कि ऑपरेटर्स क्या है, और आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू की कि वो क्या होती है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले हम सिर्फ एक बार रिवाइव कर लेते हैं थोड़ा सा माइंड में कि एक्चुअली हमारे पास वेव फंक्शन क्या होता है। Wave function basically give us the probability of finding the particle at a certain location. एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी भी पार्टिकल के जो पाए जाने के चांसेस होते हैं उसको हम कहते हैं, ये उसका वेव फंक्शन है। मैम स्क्रीन एक जगह पे हेल्ड हुई थी। हेल्ड हुई हुई है कहाँ पे? मैम वो फर्स्ट पे स्लाइड पे ही है। वेट अ सेकंड। अब ठीक है? यस मैम, शो हो रही है, करेंगे। जी, तो ये तो टुडेस टॉपिक जो हमारा है दैट इज द वेव फंक्शन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। तो इसको स्टार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में काफी कुछ इसके बारे में पढ़ लिया है। आज हमने जो बात करनी है वो करनी है कि व्हाट आर ऑपरेटर या व्हाट इज ऑपरेटर या व्हाट आर ऑपरेटर्स, एंड द सेकंड थिंग वी विल डिस्कस इन टुडेस लेक्चर इज व्हाट आर आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज। बट हम इसको स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक जल्दी से अपना रिवाइव कर लेते हैं कि वेव फंक्शन क्या है। सो हाउ यू डिफाइन द वेव फंक्शन? सो वेव फंक्शन इज बेसिकली गिव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट सर्टेन लोकेशन। किसी भी एक मखसूस जगह पे किसी पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस जो होते हैं उसको हम कहते हैं ये उसका वेव फंक्शन है। बोहर ने जो हमें पहले बोहर एटॉमिक मॉडल पेश किया था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन जो हमारे पास है बाद में क्वांटम मैकेनिक्स था, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स व्हाट दे सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व electrons can revolve in rather than in orbit. Instead, they are revolving in a three-dimensional space. और जो three-dimensional space है around the nucleus, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि that is orbitals. तो वो जो three-dimensional space है, वहाँ पे भी जी आवाज सही नहीं आ रही, डबल आ रही है। डबल आ रही है? हाँ जी, डबल क्यों आ रही है? ओके, लेट्स आई जस्ट टेक आउट द माइक, माइक लगा लेते हैं शायद फिर ठीक हो जाए। हाँ जी, अब ठीक है? जी स्टूडेंट्स, अब ठीक है? किसको आवाज का इशू था? जी मैम अब ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है? चलिए जी ओके। कुछ आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैंने वैसे हेडफोन यूज कर लिया है। हम लोग बात किसकी कर रहे थे? हम यहाँ पे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे कि जो हमारे पास ऑर्बिट्स है वो क्या था? वो जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको ऑर्बिट कहा गया था। और जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है, किसी भी जो हमारे पास जो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है
अराउंड द न्यूक्लियस, उसको क्या कहा गया था कि ये हमारे पास ऑर्बिटल्स है, और वो जो ऑर्बिटल्स है वहां पे भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर जगह पे पाए जाने के उसके चांसेस है उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वेव फंक्शन को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है या कैसे करते हैं, तो इसका आंसर ये था कि जो वेव फंक्शन है हमारे पास, इसको हम लोग मैम साइज से डिनोट करते फिर से हैं। आवाज डबल आ रही है। सबके साथ आ रही है या सिर्फ इनको ही आ रही है? यस मैम, डबल आ रही है। डबल आ रही जी है? मैम, डबल आ रही है। डबल आ रही है तो मैंने हेडफोन्स भी यूज किए हैं। अब ठीक है? यस जी मैम, मैम आप जी मैम अब ठीक है। चले, ठीक हो गया भाई। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन है कि उसने वेव फंक्शन को इंटरप्रेट कैसे किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट जो अकेला वेव फंक्शन है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है उसको वेव फंक्शन की, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज द साई सिंबल। लेकिन मैक्स बॉर्न ने ये इंटरप्रेट किया था कि ये अकेले साई का इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आपको किसी भी प्रोबेबिलिटी का, जो किसी प्रैक्टिकल्स की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है, वो कब पता चलेगी, जब हम लोग उसको साई स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। अगर आपको पूछा जाए कि जो वेव फंक्शन की इंटरप्रिटेशन है या वेव फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो यू हैव टू नो इट इज द साई स्क्वायर, नॉट द साई साइन। अगर सिर्फ उसकी सिंबल को पूछा जाए देन यू नो दैट इट इज साई। लेकिन अगर हम लोगों ने वेव फंक्शन को इंटरप्रेट करना है, सो इट विल बी साई स्क्वायर, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेव फंक्शन के, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जितना ज्यादा किसी पार्टिकल के पाए जाने का चांस होगा, उसका वेव फंक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ओके और सेकेंडली कि जो वेव फंक्शन है, जो साइज स्क्वायर है, इसकी हमेशा कोई रियल वैल्यू होगी और ये कभी जीरो नहीं हो सकती। इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इट मस्ट बी इक्वल टू वन, इट्स नेवर बी इक्वल टू जीरो। वन होगी, अगर उसकी वैल्यू वन आ रही है तो उसका क्या मतलब है, पार्टिकल शुड बी समवेयर, कहीं ना कहीं पार्टिकल मौजूद है सिस्टम के अंदर। इसके बाद हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, ठीक है। वो हमें पहले ही पता है कि वेयर द इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के गिर्द जहां भी जो पूरी स्पेस है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, हम उसको कहते हैं इट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये ग्राफ में इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे न्यूक्लियस का डिस्टेंस लें और वाई एक्सिस पे मैम स्क्रीन प्रोबेबिलिटी रुकी हुई डेंसिटी। है। जी मैम स्क्रीन रुकी हुई है, नहीं शो हो रही है, ग्राफ नहीं आ रहा, वहीं पे हेल्ड है। वही मेरे पास तो शो हो रहा है। व्हाट इज वेव फंक्शन से आगे मैम आ ही नहीं रहा। wait a second, कहाँ पे हेल्ड है, कौन सी स्लाइड पे? मैम इस पर व्हाट इज वेव फंक्शन पर रुकी हुई है, तीसरी स्लाइड है मैम, तीसरी। तीसरी स्लाइड। ये फिर कोई नेटवर्क इशू है, मेरे पास तो चल रही है। ओके आई विल जस्ट स्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट। मैं इसको अनशेयर करके शेयर करती हूँ, शायद कुछ हो जाए, मुझे लग रहा है फिर कोई नेटवर्क इशू होगा। मेरे पास तो चल रही है विंडो, what's the window, it's the wave function। जी अब ठीक है? यस अब मैम अब ठीक है? ठीक है। चलें, फिर मैं इसको ऐसा करती हूँ, इसको बड़ा नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं, फिर ना कहीं चली जाए। मैम जी आप 6 लोग, स्लाइड पे आ गए और हमारे पास थर्ड ही शो हो रही थी, पता भी। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया भी था, कोई मसला नहीं, हम फिर से देख लें। भाई वेव फंक्शन क्या है, आप लोगों को पता है कि इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल एट सर्टेन लोकेशन, ये उसकी सिर्फ डेफिनेशन है।
इसके बाद आपसे बात की थी कि जो वेव फंक्शन की इंटरप्रिटेशन है वो कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि वेव फंक्शन हमें डायनामिक इंफॉर्मेशन देती है किसी पार्टिकल की कि वो एक पर्टिकुलर वक्त में कहाँ मौजूद है। लेकिन अकेला जो साई का सिंबल है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? मैक्स बॉर्न साइंटिस्ट ने। उसने कहा था कि अगर आपको किसी वेव फंक्शन की सिग्निफिकेंट वैल्यू चाहिए, अगर आप वाकई ही में चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको साई का स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर और अगर आप लेंगे तो इट विल बी कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, इट इज डिफाइंड एज, इट्स टेल अस दैट वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पेस। कि न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस है, अब वो स्पेस को हम क्या कहते हैं सिंपल वर्ड में? ऑर्बिटल्स। कि अराउंड द न्यूक्लियस जो स्पेस है वहां पे जो एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो हमें जो फिनोमिना है वो क्या होता है? वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताती है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? साई स्क्वायर के। साई स्क्वायर क्या है? वेव फंक्शन के। सो अगर हम इसको समराइज करें तो क्या होगा? द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन एट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप वेव फंक्शन का स्क्वायर लेंगे, इट्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। हम लोगों ने वेव फंक्शन को भी तो ऐसे ही डिफाइन किया था कि ये प्रोबेबिलिटी होती है किस चीज की, एक पार्टिकल्स की एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने कहा है कि वो वेव फंक्शन है। अब उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें क्या बताती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें वो स्पेस बताती है, वो वॉल्यूम बताती है कि जहां पे आपका पार्टिकल पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर है, आप उसके अंदर हो, ठीक है, आप घर के अंदर रहते हैं, तो जो आपका पूरा घर है वो क्या है? वो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो पूरा वॉल्यूम है जहां पे आपके पाए जाने का चांस है। और जहां पे आप पाए जाओगे, जिस पर्टिकुलर जाहिर बात है हर बंदे का अपना अपना रूम है, तो वो जिस पर्टिकुलर रूम में पाया जाएगा उसको हम कहेंगे कि ये इसका वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? वो होल वॉल्यूम, वो होल स्पेस जहां पे पार्टिकल के पाए जाने का इम्कान होगा उसको हम कह देंगे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अब देखें, बात है कि घर की, अगर हम एग्जांपल ज्यादा क्लियर हमें हो जाता है, अगर हम घर में कहीं ना कहीं मौजूद हैं तो जारी बात है हमारी वेव की फंक्शन है और हमारे पाए जाने के चांसेस हैं, सो इट मस्ट बी इक्वल टू 1। ऐसा तो नहीं है कि हम घर में मौजूद ही नहीं है, या तो ऐसा होना कि हम घर में ना हो फिर हम कहें कि वहां पे कोई वेव फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा प्रेजेंट है कहीं ना कहीं तो है। वो अलग बात है कि किसी एक पर्टिकुलर कमरे में उसके जो पाए जाने के चांसेस है, जो उसकी वेव फंक्शन है वो क्या है? वो मैक्सिमम होगी। और किसी दूसरे कमरे में उसके पाए जाने के जो चांसेस हैं वो क्या होंगे? वो कम होंगे। जी मैम जी एक क्वेश्चन है, ये जो जी साइज जी। स्क्वायर है क्या इसकी स्पेसिफिक कोई वैल्यूज होती है? नहीं नहीं, स्पेसिफिक वैल्यू ऐसे तो नहीं होती, हम तो कैलकुलेट करेंगे ना, हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं। और सबसे पहले आपको पता है कि ये हम इनकी बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम के लिए जैसे रेडियस कैलकुलेट किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कितना जी दूर है मैम जी, मेरा न्यूक्लियस से। कहने का मतलब ये है कि जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, जैसे थीटा की हमारे पास वैल्यूज होती हैं, क्या इसकी भी कोई एक वैल्यू वगैरह है या कोई, या हम ऐसे ही यूज करते हैं सैंपल के तौर मैं आपको यही बता रही हूँ कि आगे हम लोग ना इसको बकायदा ड्राइव करेंगे, ये इटसेल्फ इसको हम किसके इक्वल रखें। ये तो हम लोग थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं ना कि साई स्केयर या वेव फंक्शन का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस को हम कहते हैं। अब आप सोचो कि भाई एक एटम इतना छोटा होता है कि एक डॉट में मिलियंस ऑफ एटम है, उस एटम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हम उसको कैसे देख सकते हैं? हम तो उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए फर्दर जो थी हमारे पास जो थी वो क्या थी, हमारे पास फर्दर डेरिवेशंस की गई थी।
और ये जो एक वेल नोन इक्वेशन है जो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वो जब ड्राइव हुई थी ना, देन हमें ये साई स्क्वायर की वैल्यू पता चली थी। ये भी इनिशियल स्टेज थी। ये तो सारे थ्योरेटिकल बातें हैं, मैंने आपसे कहा कि इसको ऐसे कहते हैं, आपने मान लिया, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है। तो उन्होंने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, और ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको हम देखेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो डेरिवेशन है, वो जो उसकी फाइनल इक्वेशन है, वो किसके इक्वल है, वो ये साई स्क्वायर के इक्वल है। और ये जो साई स्क्वायर है वेव फंक्शन, इसको बकायदा स्प्लिट किया गया है 3 डायमेंशंस में, एक्स के लिए भी, वाई एक्सिस के लिए भी, जी एक्सिस के लिए भी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और जो साई स्क्वायर था ये वहां पे था। अब देखें ये जो हमारे पास वेव फंक्शन है, तो अगर मैं इसको वेव को ड्रा करूं, वेव कैसे ड्रा करते हैं, पेन चाहिए, पेन ही नहीं चल रहा। अच्छा नहीं हो, अगर यहाँ से तो पेन नहीं चल रहा, क्या होगा इसको। चलें इसको हम ऐसे ही देखें। अगर देखें वेव फंक्शन है ना, वेव फंक्शन हमारे पास वेव कुछ इस तरह होती हैं। अब देखें वेव में ना 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्रस्ट और एक होता है ट्रफ। ठीक है, क्रस्ट का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है और जो हमारे पास ट्रफ्ट होता है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। तो वेव फंक्शन जो है वो इन टर्म ऑफ वेव है। अब मैंने आपसे कहा कि आपकी किसी एक कमरे में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां पे आपका वेव फंक्शन ज्यादा होगा, और जिस कमरे में आप नहीं पाए जा रहे वहां पे आपका वेव फंक्शन कम होगा। तो वेव उसको कैसे रिप्रेजेंट करती है, देखें जहां पे पाए जाने के इम्कान ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वो हमारा क्रस्ट होता है। तो वहां पे जो क्रस्ट वेव का होगा वो ये शो करेगा कि वहां पे वेव फंक्शन मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम उसके रिवर्स बात करें, जो हमारे पास ट्रफ होता है वहां पे एम्पलीट्यूड कम होता है, और वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो आपकी कम है। मैम हमें तो स्लाइड नंबर 5 शो हो रही है स्लाइड कौन आपकी। ये ना असल में बार बार बच्चे, मैंने तो इसको ऑप्शन किया भी है, शायद वो यूनिवर्सिटी की आईडी से लॉगिन नहीं होते ना, उसका नोटिफिकेशन आता है, वो जैसे नोटिफिकेशन आता है वो कुछ पता नहीं आगे पीछे हो जाती हैं स्लाइड्स। तो इसीलिए आपको ज्यादातर कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की आईडी यूज करें, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी की आईडी यूज करेंगे, मेरी भी यूनिवर्सिटी की आईडी है, तो आपको वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है जी, तो हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को देख लिया। ये इसी ग्राफ की कुछ एक्सप्लेनेशन है जो हम पहले ही देख चुके हैं कि कहा ये क्या कहता है ग्राफ, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, वहां पे वेव फंक्शन की जो वैल्यू थी वो भी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 पे आ गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगेन वो डिक्रीज होने लगी। उसकी क्या वजह थी, उसकी क्या कि अब जो न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस की रेंज से बाहर चला गया। ठीक है, इस वजह से उसकी वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसकी कम होती जा रही थी। इसके बाद ये जो बोहर की इंटरप्रिटेशन है, इसके कुछ जो पास्टुलेट्स हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो इनफिनिट नहीं होती, इट मस्ट हैव फिनिट वैल्यू। वेव फंक्शन मस्ट हैव सिंगल वैल्यू, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू तो लाजमी होगी और होनी चाहिए, ये बोर्न ने कहा था। फिर इसके बाद उसने ये कहा था कि अगर आप लोग किसी वेव फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेते हैं, ठीक है, हम डेरिवेटिव्स लेते क्यों हैं, हम किसी भी चीज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए और उनकी चेंज देखने के लिए डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। सो हमें वेव फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, हम लोग एक से ज्यादा बार भी डेरिवेटिव लेते हैं, और हमें बोर्ड ने ये कहा था कि आप अगर सेकंड डेरिवेटिव लेने पे आ गए हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव से आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हुआ, आप अगर सेकंड डेरिवेटिव लेते हो, तो क्या होना चाहिए कि जो सेकंड डेरिवेटिव होना है वेव फंक्शन का वो वेल डिफाइंड हो, उसकी कोई एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट वैल्यू हो,
कि अगर आप उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाए। इस जो पहले इन्होंने क्वेश्चन भी किया था कि भाई हम लोग साई स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो साई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और कैसे करेंगे, थ्रू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसके लिए बकायदा हमें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और वो फिर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें ऑटोमेटिकली समझ आता जाएगा। तो ये बॉन्ड ने कहा था कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव्स की जो वैल्यूज है ना वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट मीनिंग्स होने चाहिए कि अगर हम उनको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अप्लाई करें तो हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट आंसर वेव के आने चाहिए। और फर्स्ट डेरिवेटिव कैन बी टेकन इफ ओनली कंटिन्यूस एंड इफ इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस, कि अगर एक फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूसली चल रहा है देन वी हैव टू फाइंड कि कितना चेंज आया है। डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लिया आप लोगों ने वेव फंक्शन का, उसने आपको क्या बताया, उसने आपको ये बताया कि कितना चेंज आया है, ठीक है। अब अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि पहला डेरिवेटिव लेने से उसमें कितना चेंज आया है डेरिवेटिव लेने के बाद, तो वो जो रेट चेंज है वो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, वो आप सेकंड डेरिवेटिव से लेंगे। डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला तो सेम है, जैसे हम लोग एक बार डेरिवेटिव लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि अगर मैंने आपको कोई सिंपल फंक्शन दे दिया, मैंने कहा कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले, एक्स क्यूब का, तो आपने क्या किया, एक्स क्यूब है, क्यूब को आप कोफिशिएंट पे ले आए और पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव जैसे फर्स्ट का लिया, अब अगर मैंने आपको दोबारा कहा कि सेकंड डेरिवेटिव लें, तो अब 3x स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया, इसका ही फर्दर सेकंड लें, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा 2 को मल्टीप्लाई कर दें, कोफिशिएंट के पास लाएं, कोफिशिएंट पहले लिखा हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा 6x। तो डेरिवेटिव के रूल्स तो ठीक है, ये जो पावर रूल है डेरिवेटिव का यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब जो डेरिवेटिव्स हैं वो पहला लिया, दूसरा लिया, और अगर हम लोग डेरिवेटिव्स ले रहे हैं तो उनकी वैल्यू डेफिनेट होनी चाहिए, ये भी हमें बॉन्ड ने बताया था। लेकिन जब बॉन्ड ने ये बातें की थी उस वक्त इसकी बात किसी ने मानी नहीं थी, इवन के श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट था उसने भी इसकी तमाम इंटरप्रिटेशन के जो रिजल्ट है उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने कहा था कि ये तुम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, बट लेटर ऑन ही प्रूव इट, और श्रोडिंगर ने भी जो था ये बात एडमिट कर ली थी कि जो बॉन्ड की इंटरप्रिटेशन है वेव फंक्शन के बारे में वो ठीक है, कि वेव फंक्शन की एक फिनिट वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, और अगर आप डेरिवेटिव्स लेते हो तो डेरिवेटिव्स की भी एक सिग्निफिकेंट वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने अगली बात देखी थी ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन एंड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। देखें भाई, अब देखें ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज के नाम से ही पता चल रहा है कि वहां पे हम नॉर्मल बात करेंगे, लेकिन ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के केस में क्या है, दोनों का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो वो सेम है। हाउ वी डिफाइन द ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, इफ द इंटेग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन, हमारे पास दो वेव फंक्शन है, आप देख सकते हैं, एक वेव फंक्शन m है और दूसरा n है, ठीक है। अब इन दोनों के जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इन दोनों की इंटीग्रेशन ली है और जो इनका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के। अब अगर वो 0 के इक्वल है तो इस वेव फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये नॉन डीजेनरेटेड होता है। नॉन डीजेनरेटेड का क्या मतलब है कि इसकी एनर्जी सेम नहीं रहती, इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं रहती, वेरी कर जाती है। तो आपको पता है कि बॉन्ड ने पहले ये बात कही थी कि हमारे पास कोई ना कोई फिनिट वैल्यू होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होएगा वेव फंक्शन, तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। यहाँ पे तो 0 है, इसलिए हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं करते। अगर हम बात करेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की, आप देख सकते हैं ये भी वही है, इफ द इंटीग्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन। अब यहाँ पे टर्म लिख दिया है स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेव्स, बात तो सेम ही है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, दो वेव मल्टीप्लाई हो रही हैं, या वेव का स्क्वायर ले लो, एक ही बात है।
अगर किसी भी दो वेव के प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन का आप स्क्वायर लें एंड इट्स विल बी इक्वल टू यूनिटी, वो 1 के इक्वल हो, तो हम उसे क्या कह देते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक है, सो 1 का यहाँ पे क्या मतलब है, 1 क्या शो कर रहा है कि पार्टिकल शुड बी समवेयर, कहीं ना कहीं पार्टिकल मौजूद होगा 100%। हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है 3 डायमेंशनल स्पेस में। इट्स ओके, इट्स फाइन अगर वो 3 डायमेंशनल में मूव कर रहा है, हम एडमिट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर भी प्रेजेंट है ना, हो सकता है। अब देखें ऑर्बिटल्स होते हैं, हमारे पास s ऑर्बिट होता है, हमारे पास p ऑर्बिट होता है, d होता है, f होता है, और जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते हैं, यानी कि s सबसे सिंपलेस्ट है, स्फेरिकल शेप होती है, p उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, p आगे से फर्दर px py pz में कन्वर्ट होता है, d ऑर्बिट है तो उसके फर्दर 5 डीजनरेटेड ऑर्बिट्स हैं, अगर हम f की बात करें उसके भी 7 डीजनरेटेड ऑर्बिट्स हैं। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, बट द थिंग इज के इलेक्ट्रॉन मस्ट बी समवेयर, अगर 1 है कहीं ना कहीं तो मौजूद है, वो अलग बात है कि नजदीक है या दूर है, कॉम्प्लेक्स है, कैसे है, कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट 100% है, और अगर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, इट्स विल बी द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, द इंटीग्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, you can say that the integration of the product of two waves between limit, इंटीग्रेशन की बात हुई है तो डेफिनेटली देयर इज अ लिमिट, यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस टू इन्फिनिटी प्लस, यानी कि एक मिनिमम वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू, एक लिमिट है। उस लिमिट के दरमियान जो हमने रखा है कि हमने कहा कि न्यूक्लियस से यहां से लेके वहां तक एक लिमिट बना दी है कि कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 1। अच्छा जी, इसके बाद थे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स सिंपली हमारे पास मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, दीज आर ऑल द मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस। और इन मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस का इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होता। ये कब यूजफुल होते हैं, ये तब यूजफुल होते हैं जब हम लोग इनको किसी फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारे पास फंक्शन है। जैसे हमारे पास काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, देखें ये वेरिएबल है, 1 से 2 पे चला गया, 2 से 3 4 अप टू सो ऑन। तो अगर हम इसमें कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, 1 के ऊपर किया है कि 1 + 1 करें, फंक्शन अप्लाई कर दिया प्लस का, तो वो 2 हो गया, हमें एक नया फंक्शन मिल गया, एक नया वेरिएबल मिल गया। तो जो फंक्शन ऑपरेटर्स होते हैं, इनके इटसेल्फ जो होते हैं ना, ये मीनिंगलेस होते हैं। इनकी सिग्निफिकेंस कब स्टार्ट होती है, जब इनको हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन के साथ अप्लाई करते हैं, और जब ये किसी फंक्शन पे अप्लाई होते हैं तो क्या देते हैं, हमें एक नया फंक्शन दे देते हैं, और उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, ये ऑपरेंड जो सा है ये ऑपरेटर से ही निकला है, ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या है, इट इज द न्यू वन फंक्शन दैट वी गॉट व्हेन एन ऑपरेटर ऑपरेट ऑन एन फंक्शन। जैसे अगर मैंने 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 1 2 मेरे पास न्यूमेरी, और इसके ऊपर मैंने फंक्शन अप्लाई कर दिया प्लस का, सो क्या हुआ, 1 + 1 = 2, 2 आ गया, 2 भी तो मेरे पास एक वेरिएबल है, 2 भी फंक्शन है, सो इसको मैं क्या कह दूंगी, इसको मैं कह दूंगी ऑपरेंड। ये तो बात थी बड़ी सिंपल, जो हमारे पास नॉर्मली जो सिंपलाइज्ड वेव फंक्शन है। अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स की, तो वहां पे आप देखें, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास x³ है, फंक्शन हमारे पास x³ है, आपको नजर आ रहा है। और ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर हमारे पास ये डेरिवेटिव टर्म है, यानी कि d/dx, ये ऑपरेटर है, और x3 हमारे पास फंक्शन है। जब इस ऑपरेटर ने इस फंक्शन के ऊपर आके मतलब इसके साथ आके इसके ऊपर इसके साथ कॉम्बिनेशन किया, तो हमारे पास एक नया फंक्शन जनरेट हो गया, जो हमने जिसको क्या कहा, 3x²। नीचे लिखा भी हुआ है कि d/dx ऑपरेटर है, x3 फंक्शन है, और 3x² हमारे पास ऑपरेंड है।
क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि भाई ये 3x² आता कैसे है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स रूल का जो डेरिवेटिव्स का पावर रूल है वो ऐसे है। देखें, आपको मैंने पहले भी बताया है, जो हमारे पास पावर होती है ना किसी भी फंक्शन की, उसको हम ले आते हैं उसकी कोफिशिएंट पे। तो यहाँ पे पावर थी 3, उसको हमने जब उसका अप्लाई किया डेरिवेटिव तो क्या आया, देखिए कोफिशिएंट क्या आ गया, यानी कि वो बिल्कुल x के साथ लिख दिया। अब जो उसकी पावर का मसला रह गया था उसमें से आपने क्या करना है, उसमें से आप लोगों ने 1 माइनस कर देना है। तो 3 में से 1 माइनस करें 2 आ गया, 3x² बन गया। अगर मेरे पास इधर x4 भी मैं लिख सकती हूँ, x4 है, उसकी करें, उसकी आप क्या करते, उसका अगर आप लोग करते हैं तो आपके पास आता 4x3। बात तो सेम है, रूल सेम है। रूल आपने याद रखना है कि जो आपका पावर है वो आपके कोफिशिएंट की जगह चला जाएगा, ठीक है। और पावर में जितनी पावर है उसमें से आपने हमेशा 1 को माइनस करना है, हमेशा 1 को माइनस करना है। कुछ भी आपको आ जाए, आपको जैसा मर्जी एमसीक्यूज में पूछा जाए कि इसका आप मुझे डेरिवेटिव बना के दें, तो आपको इस रूल का पता होना चाहिए कि जो चीज पावर में है उसको आपने कोफिशिएंट पे ले आना है और आपने पावर में से 1 को माइनस करना है। तो जो रिस्पेक्टिव आंसर होगा, जो एक अदर ऑपरेशन आएगा, जो फंक्शन आएगा, उसको हम कहेंगे ये हमारा ऑरपिंड है। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताएं, आंसर देना है आप लोगों ने कि जो 3x² मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं तो क्या आंसर आएगा भला? 6x। मैम 2x 2x मैम। ऐसे नहीं करें, ऐसे कुछ शोर हो रहा है। ऐसा करें, आप मुझे चैट में लिख दें, अपनी जो चैट है ना यहाँ पे, हम वहां पे चेक कर लेते हैं। 6x मोहम्मद हारून अली ने कहा है, 6x अब्दुल कयूम ने कहा है, 6x मोहम्मद माविया ने 6x। अच्छा जी, यहाँ पे जिन्होंने 2x कहा था वो कौन है? मसब ने कहा है 2x। हाँ जी मसब, आपने 2x किस हिसाब से बना दिया है? आपने उसकी पावर को कोफिशिएंट लिख दिया है और माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुने, आपको स्लाइड शो हो रही है सब बच्चों को? जी मैम हो रही है। जी मैम। अच्छा चलें, अब आप ये देखें जरा, देखें जब हम पहले यहाँ बात की थी ना तो इसके साथ कुछ नहीं था, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो मैं 3 को लाया, 3 1 इज 3, लेकिन अगली बार तो 3 है, तो जब आप 2 को लाओगे ना तो 3 उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इट विल बी 6x। ओके, रूल्स वही हैं। अब उसके साथ कुछ है नहीं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हम क्या कर देते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं कि 1 है। अब नेक्स्ट टाइम तो 3 लिखा हुआ है, सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया हमारे पास 6x, ठीक है। तो रूल जैसा पहला रूल है फर्स्ट डेरिवेटिव का, वैसा ही सेकंड डेरिवेटिव का है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। बस बात यह है कि अब हमारे पास कोफिशिएंट में बजाय 1 होने के 3 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज इट विल बी सेम, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में किन किन जो हम लोगों ने वेव फंक्शन है वो किस किस की डायनेमिक वेरिएबल है, हमारे पास पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, यानी कि अगर आपने कोई ऑपरेटर अप्लाई करना है, ठीक है, तो वेव फंक्शन पे, तो वो हम उसमें से क्या फाइंड कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कि वो पर्टिकुलर टाइम में किधर है, उसका मोमेंटम यानी कि उसकी मैस टू स्पीड रेशो, जो मैस टू स्पीड का जो प्रोडक्ट होता है, मोमेंटम वही होता है ना, मैस इनटू वेलोसिटी, वो कितनी है एक पर्टिकुलर टाइम पे, या एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम यही फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो ये बेसिक हमारे पास वेरिएबल्स हैं वेव मैकेनिक्स के, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, लीनियर ऑपरेटर है, लैप्लाशियन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जितने ऑपरेटर है ना वो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर हम यूज करते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करते हैं। और ये जो लैप्लाशियन और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स हैं ये दोनों लीनियर ऑपरेटर को ही डील करते हैं, आप ये कह लो कि ये उसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं। लीनियर ऑपरेटर क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ ऑपरेटर। एक हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होते हैं, एक हमारे पास नॉन लीनियर ऑपरेटर होते हैं। हम देखते हैं कि लीनियर ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, नॉन लीनियर को कैसे करते हैं। हमारा जो कंसर्न है आपके इस टॉपिक में, इस सिलेबस में, इस कोर्स में, वो हमारा लैप्लाशियन ऑपरेटर के साथ है और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ है।
और ये जो दोनों ऑपरेटर हैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज होते हैं, इसलिए हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं। हमारे पास लीनियर, आप लीनियर ऑपरेटर कब कहेंगे? अगर आपके पास एक ऑपरेटर है, ठीक है, वो आपने दो वेरिएबल्स के सम पे अप्लाई किया है, तो उनका आंसर वही आना चाहिए जो अगर आप अलग अलग फंक्शंस के ऊपर वो ऑपरेटर सेपरेटली अप्लाई करें। जैसे देखें, ए हमारे पास ऑपरेटर है, दो हमारे पास फंक्शन थे, एक एफ और जी, एफ प्लस जी, दो फंक्शन है जो आपस में सम हो रहे हैं, इनके ऊपर एक ऑपरेटर ए अप्लाई हो रहा है। अब देखो, ए पहले एफ के ऊपर अप्लाई होगा, ए एफ बन गया, प्लस का साइन वैसे आया, फिर ए अप्लाई करो जी पे अलग से। ठीक है, तो अब देखें जरा कि जब आपने सम ऑफ जो हमारे पास फंक्शन है, जो दो फंक्शन का सम है, उसके ऊपर जो एक ऑपरेटर अप्लाई किया है, उसका आंसर किसके इक्वल है अगर आप सेपरेटली उन फंक्शंस के ऊपर सेम ऑपरेटर अप्लाई करें? दोनों इक्वल है, एक ही बात है, दोनों फंक्शन को सम किया, उसके ऊपर जो ऑपरेटर अप्लाई किया उसकी वैल्यू वही आएगी। और अगर आप अपने फंक्शंस को अलग अलग कर लें और सेपरेटली उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करें, बशर्ते कि आपका ऑपरेटर सेम हो, तो आंसर सेम होगा। तो इस तरह के जो ऑपरेटर होते हैं ना, उनको हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। ये नीचे लिखा भी हुआ है कि द ऑपरेटर ऑन द सम ऑफ टू फंक्शंस, कि किसी भी दो फंक्शंस के सम पे जो एक ऑपरेटर अप्लाई होता है, गिव द सेम रिजल्ट्स एज द सम ऑफ टू रिजल्ट, उस रिजल्ट के ऑब्टेन्ड बाय कैरिंग आउट द सेम ऑपरेशन और टू फंक्शन सेपरेटली। तो दो फंक्शन पे सेपरेटली सेम ऑपरेटर अप्लाई करने का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा? उसी ऑपरेटर के जो सम ऑफ टू फंक्शंस के ऊपर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर जो से होते हैं वो यूजुअली हमें ऑब्टेन्ड हम कैसे करते हैं? स्क्वायर लेके। ठीक है, अगर आपने कोई अंडर रूट लिया है, आपने लॉग लेना है, अंडर रूट लेना है, तो वहां पे वो ऑपरेटर लीनियर नहीं रहता। ठीक है, देखिए अंडर रूट लेते हैं ना, हमारे पास क्या होता है? अंडर रूट लेने से वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, लॉग लेने से भी वैल्यू जो उनसे होती है वो नहीं रहती। तो अगर आप किसी भी ऑपरेटर को मतलब एज लॉग लेंगे, या आपने ये जो अंडर रूट लिया है, तो आपके पास जो ऑपरेटर बनेगा वो नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर ऑपरेटर में क्या होता है कि जो एक ऑपरेटर आपने दो फंक्शंस के सम पे ऐड करके रिजल्ट दिया है वो इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये दोनों, ये जो ए एफ प्लस जी है, ये ए एफ ए जी के इक्वल नहीं है। अब देखें, अब अगर आप ए ऑपरेटर है ना, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है, इसको आप कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास स्क्वायर्स वगैरह है। ठीक है, अगर ये आपके पास अंडर रूट है, ये आपके पास लॉग है, तो फिर ये लीनियर नहीं रहेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल थी। नीचे हमारे पास देखें डेरिवेटिव्स की भी एग्जांपल है। हम लोगों ने u प्लस v दो फंक्शन, हम इसका स्क्वायर ना ले तब भी ये लीनियर नहीं रहेगा? लीनियर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लीनियर तो रहेगा। मैं तो ये आपसे बात कर रही हूँ कि जैसे अंडर रूट है, लॉग है, ये आपने याद रखना है ना कि अंडर रूट लें, लॉग लें, फिर ये नहीं लीनियर रहेगा। लेकिन अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं लीनियर रहेगा। ये नीचे हमने बड़ी मैंने कहा अगर ना ले स्क्वायर, सॉरी, अगर ना ले स्क्वायर, आप ना आप इसका नहीं लेते तो फिर तो ये लीनियर मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। अगर आप नहीं ले रहे तो भी ये लीनियर ही रहेगा, लेकिन कोई ना कोई तो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा ना फंक्शन पे। ऑपरेटर क्या है? मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है, तो स्क्वायर लेना भी तो एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन ही है ना। हम एक हम कहते हैं इसका स्क्वायर लो, तो वो एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है। मतलब ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप स्क्वायर नहीं लेते, आप कुछ कर लें, आप सम कर लें, आप कुछ और ऑपरेटर अप्लाई, आप जैसे हमने यहाँ पे देखो डेरिवेटिव लिया है, अब ये ऑपरेटर था ना, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया है। अब इसका डेरिवेटिव ऑपरेटर हमारे पास डेरिवेटिव है, और ये जो मैंने f प्लस जी लिखा है, अब ये ही u प्लस v है, यानी कि दो हमारे पास वेव फंक्शंस हैं। ठीक है, सॉरी वेव फंक्शन नहीं, दो हमारे पास फंक्शंस हैं u प्लस v, उनके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। ये डेरिवेटिव हमारे पास ऑपरेटर है। तो पहले इसने u के साथ डील किया,
प्लस किया, v के साथ डील किया, सो इट विल बी अ लीनियर ऑपरेटर। इसी का अगर हमने अब स्क्वायर लिया तो क्या हुआ, पहले स्क्वायर ने इसके साथ अप्लाई किया, प्लस किया, फिर उसके साथ किया, तो इस तरह के ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है। तो जैसे ये अभी बात कर रहे हैं कि अगर ना लें, अगर आप स्क्वायर नहीं ले रहे, आप कोई और ले रहे हैं, तो फिर भी वो लीनियर। आपका आंसर इस तरह आना चाहिए, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि लीनियर ऑपरेटर कब होता है, कि जब अगर आप कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करें किसी वेरिएबल पे, किसी फंक्शन पे, उनके सम पे, तो उसका आंसर वही आना चाहिए जो अगर आप वही ऑपरेटर सेपरेटली उन फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द की जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कुछ इस तरह कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के दिया भी जाता है, तो आपका फौरन से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि क्या दोनों को, जैसे हमारे पास मैथ में फॉर्मूलेज होते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर होता है, उसको हम जब ओपन करते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वहां पे अब अगर वैल्यू सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के, तो ये एक लीनियर ऑपरेटर हुआ, ठीक है। तो इस तरह की बात है। अब ए एंड बी हमारे पास क्या है, ए एंड बी हमारे पास फंक्शंस हैं, उनका स्क्वायर लिया, ऑपरेटर अप्लाई किया, और ये कुछ जो इतने सारे फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रा में, वो इसी चीज को डील करते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली बात है। लेकिन अगर आप कोई अंडर रूट लेते हैं, लॉग वगैरह लेते हैं, तो वो लीनियर नहीं रहते। अच्छा भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैप्लाशियन ऑपरेटर की, ठीक है। जो लैप्लाशियन ऑपरेटर है, ये बहुत कॉमन ऑपरेटर है जो क्वांटम केमिस्ट्री में यूज होता है, और इसका जो यूज है वो कहाँ पे है, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर है। ये स्लाइड को जरा देखिएगा ध्यान से। लैप्लाशियन ऑपरेटर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो हम डेल स्क्वायर से करते हैं। ये जो सिंबल है ना, इसको हम कहते हैं डेल, इट विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर, और ये जो इसकी वैल्यू है ये हमारे पास कांस्टेंट होती है। ये किसके इक्वल है, कर्ली स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ली जी स्क्वायर। अब कर्ली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्शियल जो डेरिवेटिव्स होते हैं। एक्स क्या है, एक्स एक्सिस, वाई क्या है, वाई एक्सिस, जी क्या है, जी एक्सिस, ठीक है। तो ये उसकी ना पर्टिकुलर वैल्यू है। लैप्लाशियन जो साइंटिस्ट है जिसने ये इन्वेंट किया है, ये इसकी वैल्यू है। जैसे आप कहते हैं कि प्लस का एक सिंबल होता है, माइनस का एक सिंबल है, इसी तरह लैप्लाशियन ऑपरेटर की जब बारी आएगी ना, आपको कहा जाए कि लैप्लाशियन ऑपरेटर अप्लाई करो, तो आपने ये या तो डेल स्क्वायर लिख देना है, और अगर आपको वहां पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट मतलब पुट करनी पड़ गई है, तो आप क्या करो, आप उसकी ये वैल्यू लिखोगे, इट्स इक्वल टू कर्ली स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ये जो कर्ली होता है ना, पार्शियल डेरिवेटिव होता है, और कंप्लीट डेरिवेटिव हो तो उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल डी से। सो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा, अब आप जी आगे देखें कि हमारे पास है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है ना, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसको हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा अब जो अपकमिंग वीक में आएगा, उसको हम वहां पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो अब इसको आप देखें। इस इक्वेशन में ना दो पार्ट है। एक तो ये डायमेंशंस के पार्ट हैं, जिसमें वेव फंक्शन कौन सा है, वेव फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये साई देखें उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब साई के साथ हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है, जो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में भी पाए जाने के इम्कान है, वाई एक्सिस में भी पाए जाने के इम्कान है, और जी एक्सिस में भी पाए जाने के इम्कान है। तो ये हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें ये बता रही है कि कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है 3 डायमेंशन में, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो किसके इक्वल है, 8 पाई स्क्वायर m इंटू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर। अब अगर आप इसकी बात देखें, 8 पाई स्क्वायर कांस्टेंट होते हैं, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल आल्सो कांस्टेंट। हमारे पास एच स्क्वायर प्लांक्स कांस्टेंट है, साई वेव फंक्शन ही है। यहाँ पे एक टर्म क्या आई है, ई माइनस वी। ई माइनस वी क्या होता है, वी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन को जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है ना अपनी मूविंग के लिए,
वो हमारे पास V है, और E क्या है, E बेसिकली हमारे पास टोटल एनर्जी है। तो ये जो टर्म है ना E माइनस V, ये एनर्जी की टर्म है। अब अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें क्या बताती है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें रिलेशन बताती है वेव फंक्शन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी का, किसके साथ, एनर्जी के साथ। इसको हम ड्राइव करेंगे। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ इस फाइनल इक्वेशन की ही रिक्वायरमेंट थी, इसलिए जस्ट इसको लिखा है। तो हम अपकमिंग लेक्चर में इसको देखेंगे ये कैसे हमने इसको ड्राइव किया है। ठीक है, सो ये इक्वेशन है। अब आप देखें, अगर ध्यान से देखें, इस पोर्शन को अगर मैं छोड़ दूं और ये फर्स्ट वाले यानी कि डायमेंशनल वाले पोर्शन को देखूं, तो अगर मैं इसमें से साई को कॉमन ले लूं, बाकी क्या रह जाएगा, डेल स्क्वायर जो कर्ली स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर प्लस कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर प्लस कर्ली जी स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों टर्म में से साई को कॉमन निकाल लूं, तो ये बाकी टर्म किसके इक्वल रह जाएगी, लैप्लासियन ऑपरेटर के। लैप्लासियन ऑपरेटर पुट कर दिया, डेल स्क्वायर, जो साई हमने कांस्टेंट लिया था वही, और बाकी तमाम इक्वेशन ऐसे रहेगी। तो यही हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। जो पहले एक इतनी लंबी सारी इक्वेशन थी उसको हमने शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट कैसे किया है, हमने उसके ऊपर लैप्लासियन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। लैप्लासियन ऑपरेटर की एक पर्टिकुलर वैल्यू थी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास डायमेंशंस का जो पोर्शन था वेव फंक्शन का, वो हमने उसको रिप्लेस करवाया है लैप्लासियन ऑपरेटर के साथ। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने वेव फंक्शन को कॉमन लिया है, और बाकी जो पोर्शन रह गया था उसकी जगह हम लोगों ने डेल स्क्वायर को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, हमने लैप्लासियन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है। आपको लैप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको लैप्लासियन ऑपरेटर के साइन का पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारे पास ऑपरेटर था वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो H है, और ये हमें क्या बताता है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान, पार्टिकल्स हैविंग मास एंड पोटेंशियल एनर्जी। मास और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है वो हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बताता है। लैप्लासियन ऑपरेटर हमें क्या बता रहा था, लैप्लासियन ऑपरेटर हमें डिफरेंशिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि कितनी चेंज आ सकती है एक पार्टिकल की एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जी एक्सिस में। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें क्या बता रहा है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या रिलेशन है एक पार्टिकल के मास और पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का दूसरा नाम एनर्जी ऑपरेटर भी है। तो अगर आपको लिखा आ जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑपरेटर, सो डोंट बी कंफ्यूज योरसेल्फ, आपको पता होना चाहिए एनर्जी ऑपरेटर को ही हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। हैमिल्टोनियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उनके नाम पे है। अदरवाइज ये जो रिलेशनशिप देता है एनर्जी और मास के दरमियान, तो इसको हम लोग एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं। जी, अब आगे जी देखें आप, हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू है that H is equal to del square minus H square divided by 8 pi square m plus v। अब इस पूरे फॉर्मूले में देखें, हमारे पास डेल स्क्वायर क्या है, हमारे पास डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर है, उसमें से माइनस किया गया है प्लांक्स कांस्टेंट को, डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, m हमारे पास मास है, और प्लस v हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये उसकी जो वैल्यूज हैं इनको हम पुट करें अगर, तो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। Here you can see, according to Schrödinger wave equation, del square psi plus 8 pi square m e minus v over h square psi is equal to 0। अब आप कहें कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है, तो ये देखें, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे लैप्लासियन ऑपरेटर करके उसकी एक शॉर्ट फॉर्म जनरेट की थी ऑलरेडी। ठीक है, साई को कॉमन ले लिया था। ओरिजिनली 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यही वाली है, इसमें हमने साई को कॉमन लिया, और जो बाकी हमारे पास डायमेंशंस बची क्योंकि वो लैप्लासियन ऑपरेटर के इक्वल थी, तो वहां हमने लैप्लासियन ऑपरेटर करके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक शॉर्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस कर ली।
अब अगर हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ डील करना चाहते हैं तो हमने क्या किया है, हमने उस शॉर्ट फॉर्म श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज किया है जिसपे ऑलरेडी लैप्लाशियन ऑपरेटर अप्लाई हुआ था। ठीक है, आगे हमने क्या किया, ये सिंपल से जो मैथमेटिकल स्टेप है, देखें भाई, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म थी कि इट्स इक्वल टू 0। अगली बार हमने क्या किया, हमने इस 0 को, ये जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म है, इसको हम इक्वल की उस साइड ले गए। तो क्या हुआ, जो चीज पहले यहाँ पे पॉजिटिव 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई ए स्क्वायर था, जब ये उस साइड पे गई, 0 को खत्म कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, जो जनरल हमारा मैथ का रूल है। अब यहाँ पे हमने एक और काम किया है, देखें, ये e माइनस वी था और इसके साथ साई जो हो रहा था वो हो रहा था मल्टीप्लाई। तो एक बार e के साथ भी लिख दिया और एक बार v के साथ भी लिख दिया। सिंपल सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम लोगों ने अभी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई नहीं किया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म जो हमें ऑब्टेन हुई है, कैसे, लैप्लाशियन ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमने उसको लिया है, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी कि इट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। हमने उसको क्या किया है, हमने उसको अनस्टैंडर्डाइज किया है। जो चीज इक्वल की साइड पहले प्लस हो रही थी, सिंपली उसको उधर जाके माइनस कर दिया। ठीक है, अब जब देखें जी, इसको हमने माइनस कर दी है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने जो साई है, ई साई यानी कि वेव फंक्शन इन टर्म ऑफ एनर्जी, वेव फंक्शन इन टर्म ऑफ ई फॉर एनर्जी है एंड वी फॉर पोटेंशियल एनर्जी और ई फॉर टोटल एनर्जी है। सो जो टोटल एनर्जी का वेव फंक्शन है उसको हम लोगों ने सेपरेट आउट कर लिया है। कैसे किया है, ये देखें, यहाँ पे 8 स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, जब इसको इक्वल की उस साइड लेकर गए तो क्या हुआ, उधर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये पूरी जो टर्म है ये सिर्फ रिवर्स हो गई है। और यहाँ पे जो चीज प्लस हो रही थी इक्वल की उस साइड माइनस हो रही थी, इक्वल की उस साइड जाके प्लस हो गई है। सिंपली इसको इक्वेशन को रीअरेंज किया गया है। क्यों रीअरेंज किया है, ताकि हमें ई साई की वैल्यू पता चल सके। हम लोगों ने ई साई को सेपरेट करने के लिए उसको अरेंज किया, और ये हमें पता है कि अगर कोई चीज इक्वल के इस साइड डिवाइड हो रही है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगी, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड होगी, जो प्लस है वो माइनस होगी, जो माइनस है वो प्लस होगी। तो ये तो सिंपल मैथमेटिकल रूल्स है। मैं फिर से रिवाइव करती हूँ कि क्या किया हमने, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की शॉर्ट टर्म फॉर्म ली, जो हमें कैसे मिली, लैप्लाशियन ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद वो हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में थी। हमने उसको क्या किया, उसका जो इक्वल टू 0 है उसको अनस्टैंडर्डाइज किया, तो जो ये पूरा पॉजिटिव पोर्शन था हमारे पास ये नेगेटिव हो गया। अब ये जो नेगेटिव पोर्शन में से हम लोगों ने क्या सेपरेट आउट करना चाहा, हमने साई ई को सेपरेट आउट करना था। तो क्या हुआ, जितनी टर्म थी उसको इक्वल के उस साइड लेके गए तो वो तमाम की तमाम टर्म्स अपोजिट होगी। जो डिवीजन थी वो डिवाइड, जो डिवीजन थी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड होगी और माइनस प्लस हो गया। सिंपल मैथमेटिकली यहाँ पे रूल हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। इसको करने के बाद आगे हमने क्या किया है, आगे हमने रीअरेंज इक्वेशन को किया है। ठीक है, रीअरेंज कैसे किया है, आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, डेल साई स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर ई स्क्वायर एम प्लस साई वी। तो हमने यहाँ पे साई को कॉमन ले लिया है और बाकी तमाम टर्म वैसी की वैसी लिख दी है, सिर्फ साई को कॉमन ले लिया। और अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें कि डेल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी, ये किसके इक्वल है, हम पहले पीछे पढ़ के आए हैं कि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के इक्वल है। सिंपली इस पूरी टर्म की जगह एच लिख दिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को, तो वो डेल साई किसके इक्वल हो गया, डेल ई के। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये जो इक्वेशन है ना, डेल साई और डेल ई, ये भी हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इट इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमारे पास पहले जो ओरिजिनली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई वो एक लॉन्ग फॉर्म थी, उसके ऊपर लैप्लाशियन ऑपरेटर अप्लाई करके उसको शॉर्ट फॉर्म किया, उसके ऊपर मजीद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर करके उसको हमने मजीद शॉर्ट कर दिया। और ये जो डेल्स आपको नजर आ रहा है कि डेल एच इज इक्वल टू साई एच इज इक्वल टू साई ई,
ये भी हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। और ये कैसे आई, ये पूछा जाता है कि ये कैसे आई है, इसका क्या मतलब है। ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है, सबसे उसकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है। और ये कैसे आई है, हम लोगों ने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जिसके ऊपर लैप्लाशियन ऑपरेटर ऑलरेडी अप्लाई हुआ था, उसको लिया, उसको अनस्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखा। अनस्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख के हमने जो एनर्जी ई साई की वैल्यू थी वो सेपरेट आउट की, और उसको सेपरेट आउट करने के लिए उसके साथ जो तमाम एसोसिएटेड टर्म थी उसको इक्वल के उस साइड लेके जाना जरूरी था। इक्वल के उस साइड जाने के लिए उनकी क्या हुआ, उनकी जो अरेंजमेंट थी वो आपके पास चेंज हो गई। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू थी उसके अंदर से हमने साई को कॉमन लिया, और बाकी जो हमारे पास चीज बच गई वो बचा डेल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर m प्लस v। ये पूरे टर्म हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के इक्वल थी, इसकी जगह हमने h पुट किया, तो ओवरऑल जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई वो क्या आ गई, h साई इज इक्वल टू e साई। दिस इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हमने जो ऑपरेटर डिस्कस किए, लैप्लाशियन ऑपरेटर एंड वी टॉक अबाउट द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, दोनों को हमने जो एप्लीकेशन किस पे उनकी की, उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यूज थी। सबसे पहले तो आपका काम है कि आपको दोनों के सिंबल पता होने चाहिए और दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि ये वैल्यूज हैं। और फिर इन दोनों की एप्लीकेशन कहाँ पे हमने क्वांटम केमिस्ट्री में की है, ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पहले ही बार जब लैप्लाशियन ऑपरेटर को अप्लाई किया तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन शॉर्ट होगी। उस शॉर्ट लैप्लाशियन ऑपरेटर जो अप्लाई करने के बाद जो शॉर्ट फॉर्म थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, उस पे फर्दर हम लोगों ने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई किया, जो हमें रिलेशनशिप बता रहा था पोटेंशियल एनर्जी और मास के बारे में। उसको करते हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते गए, जो हमारे पास सिंपली मैथमेटिकल रूल्स हैं, सिंप्लीफाई करते गए तो क्या हुआ, हमारे पास अल्टरनेटिवली जो एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई इन टर्म ऑफ द मोस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म, और वो किसके इक्वल थी, h psi इज इक्वल टू e psi। ठीक है, यहाँ पे h क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, psi हमारे पास वेव फंक्शन है, और ये किसके इक्वल है, एनर्जी इनटू psi वेव फंक्शन। तो ये उनकी एप्लीकेशन थी। लास्ट में हम बात कर रहे हैं इसकी आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज की। ये बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि आइगन फंक्शन होते क्या हैं। आपको पहले ये बात क्लियर करवा चुके हैं कि जो एक ऑपरेटर होता है ना, वो एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक अदर फंक्शन आ जाता है। आइगन फंक्शन कब बनेगा, अगर आपने एक ऑपरेटर एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया है और आपके पास जो न्यू फंक्शन बना है वो वही आया है, उसकी वैल्यू वही आई है जो आपके पास ऑलरेडी फंक्शन था जिसके ऊपर आपने ऑपरेटर अप्लाई किया, तो आप क्या कहोगे कि ये हमारे पास आइगन फंक्शन है, और उसके साथ जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। जैसे इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये देखिएगा, पिछली इक्वेशन को जरा, इससे आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा। हमारे पास h psi है और किसके इक्वल है, e psi। यहाँ पे देखो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है एक, ठीक है, psi क्या है, वेव फंक्शन है या फंक्शन है। अब जब ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे अप्लाई हुआ तो हमें एक नया वेव फंक्शन मिल गया जिसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू थी। अब देखें वेव फंक्शन तो वो पहले भी psi था, बाद में भी आपके पास psi जनरेट हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारे पास आइगन फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइगन फंक्शन है। हाउ वी डिफाइन द आइगन फंक्शन, इफ an operators act on a wave function, or you can say if an operator act on a function, simply function पे भी किसी भी wave function पे जो अगर वो apply हुआ है, then we get the same function, हमारे पास दोबारा वही फंक्शन जो हमारे पास ऑपरेंड है वो वही वेव फंक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट, जो मल्टीप्लाई हो सकता है किसी कांस्टेंट वैल्यू से, उसको हम कहते हैं दिस वेव फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन, और वो जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि ए हमारे पास ऑपरेटर था,
साई हमारे पास वेव फंक्शन है, और वो जो साई वेव फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ एक्स यानी कि पोजीशन और टी टाइम है। ठीक है, वेव फंक्शन को हमने इन टर्म ऑफ पोजीशन एंड टाइम लिखा है, उसके ऊपर हमने ए ऑपरेटर अप्लाई किया है। तो देखें आपके पास साई की वैल्यू दोबारा से एक्स टी ही आई है, और साथ में उसके एक कांस्टेंट पाई अटैच हो गया, लैम्डा जिसे आप कह सकते हैं। तो लैम्डा क्या है? इट इज आइगन वैल्यू। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे? आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? आइगन फंक्शन बेसिकली हमारे पास कब आते हैं? जब आप एक ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करोगे और आपके पास आंसर बिल्कुल जो ऑपरेंड है, जो एन अदर फंक्शन है वेव का, वो सेम आएगा जिस पे आपने ऑपरेटर अप्लाई किया है, तो वो आपके पास होगा आइगन फंक्शन। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, देखो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, उसको आपने वेव फंक्शन पे अप्लाई किया है, तो किसके इक्वल आया है? ई साई। साई साई तो सेम है, दैट इज द वेव फंक्शन। और हम कह रहे हैं कि वेव फंक्शन के पास एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो ई हमारे पास क्या है? ई हमारे पास किस चीज का कांस्टेंट है? एनर्जी कांस्टेंट है। और ये बात हमें पता है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो वो तो कांस्टेंट है। सो दिस इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आइगन फंक्शन। अगर आपको वैसे पूछा जाए हाउ यू डिफाइन द आइगन फंक्शन, तो आप बता सकते हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि आइगन फंक्शन की कोई एग्जांपल दे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, तो आपने ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वन ऑफ द बेस्टेस्ट एग्जांपल, जो हमने ये पूरी जो डेरिवेशन की है 2 स्लाइड्स की, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे अप्लाई किया है, तो एंड पे जो हमारे पास रिजल्ट निकला है वो निकला है इन फॉर्म ऑफ आइगन फंक्शन। And how you define the eigenfunction? When an operator is operate on a wave function, then we got the same wave function multiplied by some constant. तो ये हमने पीछे एग्जांपल इसकी डिस्कस की है। इसके अलावा इस स्लाइड में भी एग्जांपल लिखी है कि ए आपके पास ऑपरेटर है, वेव फंक्शन आपके पास एक्स और टी थे, आपने इनको अप्लाई किया, देन यू गॉट द लैम्डा साई एक्स टी। वेव फंक्शन तो रिपीट हो गया, वेव फंक्शन इज इक्वल टू एक्स एंड टी। हमारे पास कांस्टेंट क्या आया है? साथ में लैम्डा आया है। ठीक है, लैम्डा हमारे पास रियल वैल्यू होती है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो एक रियल वैल्यू है, और हम लोग इसको क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू। और ये जो पूरा फंक्शन है इसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है, सो नाउ यू टेल मी दैट इफ anyone have some question, anyone have some confusion, तो वो बता सकता है। नो मैम, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? सबको हो गया? यस मैम। कि आपने ना इसको पढ़ना है। मैं आप लोगों को एक पिक्चर ही चले व्हाट्सएप कर देती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने आपको वो कुछ डेरिवेटिव्स हैं, कुछ फंक्शन, मैं आपको कुछ फंक्शन और कुछ ऑपरेटर दूंगी, आपने उनके जवाब एक तो ढूंढने हैं। उससे ये फायदा होगा आपको कि आपको ना उनके डेरिवेटिव लेने आ जाएंगे। अभी कुछ हमने क्लास में 1-2 एग्जांपल समझी भी है, तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा, हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपने वो जो मैंने आपको पिक्चर सेंड करनी है उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, जो फंक्शंस हैं और ऑपरेशंस हैं, उनको करके आपने सबसे पहले तो उनके डेरिवेटिव लेने हैं। जब आप उनका आंसर लेंगे तो आपने मुझे बताना है कि इज इट दे आर आइगन फंक्शन और नॉट। ठीक है, और आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप वो अपना काम एक पेपर पे लिख के वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अपना नाम लिखने के साथ, ताकि पता होगा कि इस बच्चे ने करके दिया है। ओके, तो आपको आइगन फंक्शन की समझ आ गई होगी कॉन्सेप्ट की, कि सेम फंक्शन आप जब उसका डेरिवेटिव लोगे, अगर तो वो सेम फंक्शन डेरिवेटिव ऑपरेटर है, आपको मैंने एक फंक्शन दे दिया, आपने उसके ऊपर अप्लाई किया, इससे तो आपको एक ये पता चल जाएगा मुझे कि आपको डेरिवेटिव लेने आए हैं या नहीं। आप डेरिवेटिव लोगे तो फिर आप आगे से आपने उसका कंक्लूड करना है आइदर दिस इज वेव फंक्शन और नॉट, और आइगन फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो उससे क्लियर मुझे भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं जिनको वाकई ही आइगन फंक्शन की समझ आई है। ओके, सो एवरीवन, क्लास के 2 मिनट ऊपर ही हो चुके हैं, सो यू मे लीव।